अब इसका विवाह कैसे करेंगे, दहेज कैसे देंगे, ये हमारा धन ले जाएगी। उनकी संरचना अलग रहती है, उनके 4 हाथ रहते हैं। नहीं ना, जो पिता कर रहा है, जो जिस जाति में जन्म हुआ है उसको मजबूरन वही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, भूखों भी मरना पड़े तब भी वो अपना बिजनेस चेंज नहीं कर सकता। हमने जो पढ़ लिया वो हमें पता चल गया, यदि बाकी लोग पढ़ लेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। तो जाति में ही बांट दो ना कि हम ब्राह्मण हैं, हम ही पढ़ सकते हैं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। एक बार फिर से बोलूं, ध्यान से सुनना बेटा। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, इसलिए हमेशा सब्र को अपनाना है, पेशेंटली काम लेना है। हैव पेशेंस, क्योंकि जो सब्र करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जल्दबाजी में जो दौड़ते हैं वो गिर जाते हैं। इसलिए आराम से धीरे धीरे कदम कदम बढ़ाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। तो हेलो मेरे बच्चे, मैं लाली वर्मा आप सभी की हिंदी अध्यापिका लेकर आई हूं क्लास 10th बिहार बोर्ड आपकी पाठ्य पुस्तिका गोधुली का पहला पाठ, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब बात आ रही होगी कि भाई श्रम विभाजन क्या है, जाति प्रथा क्या है, आखिर श्रम का विभाजन कैसे किया जाता है, और जैसे भी किया जाता हो लेकिन जाति प्रथा यहाँ साथ साथ क्यों आई। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो ये जो पाठ है इसके लेखक कोई बता सकता है? हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी गुड, शार्प माइंडेड, ब्रिलियंट बच्चे, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आप सभी का अटेंशन, सभी का ध्यान, सभी की एकाग्रता यहां चाहूंगी, क्योंकि जितने अच्छे से आज आप सुन लोगे, सुनकर समझ लोगे, परीक्षाओं में उतनी ही आसानी होगी। यदि हमने आज लापरवाही कर दी, फिर हम 10 बार भी पढ़ेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन बात वो नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। इसलिए पहला पाठ बहुत अच्छे से बिंदास तरीके से सुनो, समझो, ठीक है। तो बात मैं बता दूं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये निबंध है। शैली यदि कहा जाए कि कौन सी विधा में लिखा है तो ये निबंध लिखा है, और लिखने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय संविधान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, उसकी रचना की। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन परिचय को जानते हैं, और जानना जरूरी है, ना सिर्फ हमारे सिलेबस के लिए, ये तो हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, हर एक नागरिक को पता होना चाहिए कि जो संविधान के जनक हैं आखिर उनका जीवन परिचय है क्या। तो सबसे पहले तो हम नमन करते हैं बाबा साहेब अंबेडकर जी को और जानते हैं उनका परिचय। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, नाम तो आपने सुना ही होगा। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। कहां? महू, मध्य प्रदेश। क्या बात है, महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार। अब दलित परिवार क्या होते थे अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पहले समाज 4 जातियों में विभाजित था। कौन कौन सी जातियां थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो सबसे छोटी जाति थी उसको दलित कहा जाता था, और ऐसा मतलब बहुत अजीब अजीब से समाज द्वारा चलाए गए ढकोसले थे, रूढ़िवादियां थी, जिनका खंडन किया। ठीक है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित, मतलब उस समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए कहां गए? न्यूयॉर्क। क्या बात है, न्यूयॉर्क शिक्षा के लिए गए। फिर वहां से लंदन, इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा, और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक कह सकते हैं कि वे थे क्या? आखिर भीमराव अंबेडकर क्या सिर्फ संविधान के जनक थे? ऐसा ही कोई संविधान का जनक थोड़ी बनता है। तो इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, एडवोकेट, समझ में आया, वकील,
जो सही और गलत के बारे में लोगों के ऐसे तर्क देता है कि सामने वालों की तो बोलती बंद हो जाती है। ठीक है, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने, अब बात आती है वे स्वयं दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्हें पता चला जब उन्होंने अनुभव किया कि दलितों के साथ समाज में कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है, तो जो जिस चीज का अनुभव करता है वो उसको बहुत अच्छे से समझता भी है, महसूस भी करता है और लोगों के, दूसरों के दर्द को भी समझता है। सुना होगा ना आपने कि जाके पाँव पड़े बेवाई वो का जाने पीड़ पर आई। कहने का तात्पर्य कि जिसने कभी दर्द झेला ही नहीं हो, जिसने कभी तपती धूप में काम किया ही नहीं हो, वो क्या जाने कि किसान या मजदूर कितना खून पसीना बहाकर अपनी फसल को तैयार करते हैं। उसको तो लगेगा सो व्हाट, धूप आ रही तो आने दो, फसल तो अपने आप तैयार हो जाएगी, लाइक दैट। समझ में आया? लेकिन उन्होंने स्वयं समाज में दलित परिवार में जन्म लेकर ये भोगा कि समाज ने उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया। तो मानवीय अधिकार सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों, 3 लोगों को उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि इन तीनों की ही समाज में बहुत बुरी स्थिति थी। किसकी? अछूतों की। मतलब समाज का जो चौथा वर्ण था, जो शूद्र या दलित कहलाता था, उसको तो समाज में कुछ भी माना नहीं जाता था। इंसान होते हुए भी लोग उनकी तरफ नजर तक उठाकर नहीं देखते थे। बेटा आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन आपने शायद कुछ मूवीज देखी हो, इतिहास में भी पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा कि जो शूद्र या दलित वर्ग में जो जन्म लेता था वो उच्च वर्ग समाज में तथाकथित ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य जो हुआ करते थे, उनके सामने पैरों में जूते चप्पल तक नहीं पहनते थे। यदि वहां से निकलना है तो अपने जूते चप्पल सिर पर लेकर जाना पड़ता था। नल, कुएं, ये सब उनके सेपरेट हुआ करते थे। छुआछूत उनसे दूर से ही, मतलब कोई यदि किसी ने उनको छू लिया या किसी को उन्होंने छू लिया तो भाई पता नहीं क्या हो जाता था, स्नान करना पड़ता था जैसे पता नहीं किसको छू लिया है। और सारा का सारा जो भी साफ सफाई का काम था या बहुत सारे काम उनको सौंप दिए गए कि तुम ही ये करोगे। लेकिन शिक्षा का अभाव, शिक्षा की कमी के कारण उन्होंने कभी मुंह ही नहीं खोला, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि अधिकार क्या होते हैं, समाज क्या होती है, जात पात क्या होती है। उन्हें तो लगा जो चल रहा है शायद वही होगा, तो बेचारे सिर झुकाकर सब कुछ सहते गए। कैसा महसूस हुआ होगा उनको उस वक्त, हम फील नहीं कर सकते हैं। तो अछूतों को और स्त्रियों की भी ऐसी स्थिति थी। समाज में स्त्री या लड़की का तो कोई वजूद ही नहीं था। वजूद मतलब सेल्फ एस्टीम, अस्तित्व था ही नहीं। लड़कियों को तो गर्भ में ही मार दिया जाता था, भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, क्योंकि लड़कियां बोझ मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि बाप रे, लड़की, अब इसका विवाह कैसे करेंगे, दहेज कैसे देंगे, ये हमारा धन ले जाएगी। मतलब क्या सोच थी यार, मतलब अजीब सी। मजदूर बेचारे जानवरों की तरह दिन रात काम में लगे रहते थे, फिर भी कभी उनको प्रशंसा तो छोड़िए, प्यार से 2 बोल तक नहीं बोले जाते थे उनके साथ। तो भीमराव अंबेडकर जी ने इन तीनों को बहुत अच्छे से उठाने का प्रयास किया। अपनी रचनाओं में, अपनी लेखनी से समाज के सामने उनका पर्दाफाश किया। साथ ही साथ ऐसे लोगों के पर्दे उठाए जो समाज में बड़े बनते थे, वास्तव में वो छोटे थे। ठीक है, मानवीय अधिकार सम्मान दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। उनके चिंतन और रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। अब हर एक व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत रहता ही है, आइडियल पर्सन रहता ही है। तो अंबेडकर जी के भी 3 प्रेरणा स्रोत रहे। कौन कौन रहे देखो, भगवान बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। याद रखिएगा कौन कौन रहे बेटा। भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध, सुना ही होगा नाम, आपने सबने सुना होगा। महात्मा बुद्ध तो एक राजा के बेटे थे। जन्म उनका राजघराने में हुआ था, और उनके जन्म से पहले ऐसा किंवदंती है, मैंने सुना है, हो सकता है इसमें कुछ सुधार भी हो कहीं। तो ऐसा मतलब उनके पिताजी को ये बताया था कि आपके घर में जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो वो आपके राजपाट को त्याग कर चला जाएगा। तो राजा ने जन्म के साथ ही अपने बेटे को बहुत बड़ी सी इमारतें बनवाई, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करवाई कि मैं अपने बेटे को कभी घर से बाहर ही नहीं जाने दूंगा, तो वो कैसे घर बार राजबार छोड़ के जाएगा। तो चलता रहा, कुछ महीने बीते, कुछ साल बीत गए, लेकिन कहते हैं ना कि जो विधि का विधान है भला उसको कौन रोक सकता है। तो थोड़े से जब महात्मा बुद्ध बड़े हुए, सिद्धार्थ उनका नाम था बचपन का,
है ना। तो वो जैसे जैसे बड़े हुए तो एक बार सब द्वारपाल ऐसे कहीं सो गए या कुछ, तो उन्होंने दरवाजे से झांक कर देखा कि ये दुनिया तो कुछ और ही है। थोड़े और आगे बढ़े तो फटेहाल थे, कुछ भूख के कारण रो रहे थे, और उन्होंने आओ देखा न था उसी वक्त अपने राज पाट आराम सुख चैन सब को छोड़कर त्याग होकर चले गए, त्याग कर, और एक वृक्ष के नीचे घोर तपस्या में लीन हो गए। क्योंकि उन्होंने ये ठान लिया कि जब तक मैं यहां से गरीबी ना मिटा दूं, जब से इस मां की गोद के बच्चे का पूरा जो भूखा पेट है वो ना भर दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये प्रण लिया उन्होंने, ये संकल्प लिया। इसलिए वो व्यक्ति होते हुए भी, इंसान होते हुए भी भगवान कहलाने लगे। कहते ना भगवान बुद्ध, जबकि वो तो व्यक्ति थे। उसके साथ ही कबीरदास जी के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा कि कबीरदास जी ने भी कभी किसी धर्म, एक धर्म को नहीं माना। ना हिंदू को मानते थे, ना मुस्लिम को मानते थे, ना सिख, ना ईसाई, कोई धर्म नहीं मानते थे। क्योंकि उनके अनुसार धर्म बनाया किसने? इंसानों ने। धर्म किसने बनाया? इंसानों ने। अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए धर्म का निर्माण कर दिया। ईश्वर ने तो सिर्फ इंसानों की रचना की, और धर्म, भेदभाव, जाति, ये सब इंसान के दिमाग का फितूर है, जो खुद को ऊंचा या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए चला रहा है। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर सिर्फ एक है, जिसको किसी ने नहीं देखा। वो एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो मुझ में भी है, तुम में भी है, और हर कण कण में है। तो कबीरदास जी का भी उन्होंने फॉलो किया, अम्बेडकर जी ने। ज्योतिबा फूले प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। जन्म उनका बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन जब उन्होंने समाज में छुआछूत वर्ग या शूद्र वर्ग की तरफ साइड लेना शुरू किया, तो उनके ब्राह्मण समाज ने उनको त्याग दिया। यार ये कैसा है, ऐसा वैसा दुनिया, नहीं तो उनका नाम भी समाज सुधारकों में सबसे टॉप पर होता। लेकिन उनकी समाज ने उनसे बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी ज्योतिबा फूले ने अपनी समाज की परवाह ना करते हुए उन्होंने समाज सुधार के बहुत सारे काम किए। और स्त्रियों की शिक्षा, जैसे आपने अभी एकदम मुझे याद नहीं आ रहा है, इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किए। लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए, उन पर थूका, फिर भी उन्होंने परवाह ना करते हुए, मतलब हमें सोचो, पढ़ने में और सुनने में और बोलने में ऐसा लग रहा है कि हाउ कैन इट पॉसिबल, बट यस बेटा, ये हुआ था। उनको भी उन्होंने अपना आदर्श माना। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका, एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। तो 14 अप्रैल सन 1891 में जन्म हुआ महू मध्य प्रदेश में, और 1956 में दिल्ली में उनका देहांत हो गया। परंतु कहते हैं ना, जो कुछ कार्य ऐसे करते हैं जिनकी छवि ऐसी बन जाती है, जिनमें गुण होते हैं, वे भले ही शारीरिक रूप से यहाँ ना रहें, परंतु सदैव के लिए अमर हो जाते हैं। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है द कास्ट इन इंडिया, द मैकेनिज्म। आप देख सकते हैं उनकी सारी की सारी जो बुक्स थी वो इंग्लिश में ही थी, नाम से स्पष्ट होता है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक इट्सेस, द राइट्स एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। हिंदी में उनका संपूर्ण वाग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। मतलब जो उनके द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई किताबें थी, उनका हिंदी में अनुवाद भी है, और संविधान में बहुत सुरक्षित रखा है। बहुत लोग पढ़ते हैं, और मैं तो कहूंगी कि आपको भी पढ़ना चाहिए। अब हम चलते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में बाबा साहेब ने क्या बताया है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि समाज उस समय 4 वर्णों में डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम था उस समय के अनुसार कि ये यज्ञ, हवन, ज्ञान, पूजा पाठ, वेद, पुराण सब पढ़ेंगे। ब्राह्मण सिर्फ यही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। यदि ब्राह्मण के घर में बेटा जन्म लेगा तो वो भी यही काम करेगा, भले ही उसका कुछ भी मन हो, लेकिन वो कुछ और चूज नहीं कर सकता। फिर आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय का कार्य था रक्षा, युद्ध, ये सब करना। यदि उनका बेटा मान लो पढ़ना चाहे, वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना चाहे, पूजा अर्चना करना चाहे, तो नो परमिशन। फिर आते हैं वैश्य। वैश्य मतलब व्यापारी, बिजनेसमैन। तो उनका जन्म से पहले ही बच्चे का कर्म मतलब जो था पूरा व्यवसाय
पेशा पेशा जिसको कहते हैं बिजनेस, वो निर्धारित हो जाता था कि बच्चा क्या करने वाला है। शूद्र की जाति में यदि कोई बच्चा जन्म हुआ है मतलब उसको सेवा ही करना है। तो सबसे बुरी, सबसे दयनीय स्थिति थी वो शूद्रों की थी। ये था समाज। इसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मतलब जाति के आधार पर ही श्रम का विभाजन। बच्चे का जन्म हुआ नहीं, लेकिन वो करेगा क्या ये तय है। बच्चे में भले ही बहुत सारे टैलेंट हों, लेकिन नो, उन टैलेंट्स को रखो साइड में, वही करना है जो उनकी जाति को करना होगा। ठीक है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक महोदय ने जाति प्रथा के कारण समाज उत्पन्न रूढ़िवादिता को अंग्रेजी में स्टीरियोटाइप्स कहते हैं, और लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी पर खतरा को चित्रित किया है कि प्रजातंत्र या जनतंत्र या डेमोक्रेसी पर कितना भयंकर खतरा था। आज के वैज्ञानिक युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। समझ रहे हो? जातिवाद के पोषक मतलब जो तथाकथित उच्च जाति, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण क्षत्रिय जिस जाति के थे वो तो ये सोचते थे कि जातिवाद चलता ही रहे, कास्टिज्म चलता ही रहे, कभी भी सभी जातियों को एक समान ना माना जाए। तो ऐसे पोषकों की कमी नहीं है। उनका तर्क है कि आधुनिक समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। उन्होंने सोचा कि क्या कंफ्यूजन होगा यदि जातिवाद नहीं रहेगा, यदि जाति के आधार पर कर्मों का डिवीजन नहीं होगा तो कितना मुश्किल होगा, क्योंकि वो यही करते थे कि जो होना है वही होगा, बस यही काम किया जाएगा, ताकि बेचारे शूद्र हमेशा सेवा में ही लगे रहें, कभी सिर उठाकर चल भी ना सके। कारण शिक्षा की कमी, शिक्षा का अभाव। ठीक है। अब चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, परंतु जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन विभाजित वर्गों का एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, सिर्फ भारत में ही है। आप एक और बात अच्छे से खोलकर, कान खोलकर, ध्यान खोलकर सुन लो कि ये जाति वाला ये जो सिस्टम है सिर्फ भारत में है, सिर्फ भारत में। बाकी क्या और कहीं इंसान नहीं रहते हैं क्या? और कहीं मनुष्य नहीं रहते हैं? या फिर मनुष्य रहते हैं तो उनकी संरचना अलग रहती है, उनके 4 हाथ रहते हैं, उनके दो मुंह रहते हैं? नहीं ना, हमारी तरह ही वो भी इंसान है, लेकिन जातिवाद भारत में। क्यों? वो आपको पता ही है। अशिक्षा। अब यहां पर बताया है कि अस्वाभाविक श्रम विभाजन के कारण मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपना पेशा चुनाव नहीं कर सकता। खुद यदि टैलेंट हो भी उसमें, तब भी वो अपने हिसाब से पेशा या अपना बिजनेस चयन नहीं कर सकता। माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा निर्धारित कर दिया जाता था। जो पिता कर रहा है, जो जिस जाति में जन्म हुआ है, उसको मजबूरन वही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, भूखों भी मरना पड़े, तब भी वो अपना बिजनेस चेंज नहीं कर सकता। कितना बुरा है। मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त हो, अपर्याप्त हो, भूखों मर जाए, पैतृक पेशा पारंगत नहीं हो, इसके चुनाव करना पड़ता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक बहुत प्रमुख कारण बनी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, बहुत सारी कमियां भरी हुई हैं। आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी है कि वे बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशता करते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। क्यों? क्योंकि जिसके पास जो टैलेंट है वो अच्छे से उजागर ही नहीं कर पा रहा है। जब वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा है तो अर्न कैसे करेगा, आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी? समझ में आया? देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन की एक रीति है। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना हो। सपनों का भारत कैसा हो? अंबेडकर जी का ये था कि मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहां सब मिलजुल कर रहे, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी प्रकार की जाति पाति ना हो। जैसे यहां आप देख सकते हैं, ये जाति प्रथा बताया है कि कैसे लोग बेचारे अपने अपने कामों में बिजी रहते थे, लेकिन क्या चाहते थे अंबेडकर जी? इस तरह के समाज की संरचना की उन्होंने, और वास्तव में कुछ नहीं, हम कहें कि 98% वो बिल्कुल सफल हुए। और आज बहुत कम ऐसे इलाके होंगे भारत में जहां पर छुआछूत या जाति प्रथा होगी, अन्यथा नहीं है शायद, है ना? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि
आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, क्या वहां कोई ऐसी कुप्रथा, प्रथा भी नहीं कहूंगी मैं, कुप्रथाएं हैं जहां पर समाज जाति में विभाजित है? आज भी कुछ ऐसी मतलब ऐसे लोग हैं जिनको तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है? प्लीज बेटा बताइएगा जरूर, यदि है तो हम भी कुछ तो करना चाहेंगे। ठीक है, आप बताया कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, वो जो उस साइड वाला है ये वाला, ये सपनों का भारत है उनके, और ये पुराना वाला, तो इसको अपन थोड़ा ऐसा रोने वाला बना देते हैं, और ये है खुश वाला। ठीक है, ये है हैप्पी हैप्पी वाला। तो वैसा सपना, मतलब वैसा उनको समाज चाहिए था। भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए, वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो, दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। इतने अच्छे से सब मिलजुल कर रहें कि कोई पता ही ना कर पाए कि ये किस जाति का है। ठीक है, क्योंकि जाति वास्तव में बनाई किसके द्वारा गई है? इंसानों के द्वारा। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र, मूलतः सामंत जीवनचर्या की एक रीति, समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रश्न। यदि आपके दिमाग में और भी कोई प्रश्न आ रहे हों, बहुत सारी बातें आ रही हो, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके प्रश्नों का, आपके कमेंट्स का उत्तर बेटा जरूर दूंगी। ठीक है, अब दिया है कि प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन का आशय स्पष्ट करिए कि गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता था। क्या यह स्थिति आज भी विद्यमान है? है कि नहीं? नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की जाति प्रथा पर एकदम सटीक विश्लेषण किया है। जाति प्रथा की जड़ें बहुत गहरी हैं। जाति और धर्म के ठेकेदारों ने लोगों के पेशों को जन्म से निर्धारित कर दिया, भले ही वह उसमें पारंगित हो या नहीं हो। पारंगत मतलब स्किल्ड, कुशल। उनकी रुचि ना होने पर भी उनको वही कार्य करना है। इस व्यवस्था को श्रम विभाजन के नाम पर लागू किया। आज ऐसी स्थिति नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि अब ऐसी स्थिति नहीं है। जो जिस फील्ड में बेस्ट है, उसके पेरेंट्स भी खुलकर अच्छे से कहते हैं कि बेटा तुम्हें जो चाहिए ना, तुम जिस फील्ड में बहुत अच्छा कर सको, हम तुम्हारे साथ हैं। ये चेंजेस आए, ये परिवर्तन आए बिकॉज ऑफ अंबेडकर जी की मेहनत और एजुकेशन, शिक्षा ही एकमात्र ऐसी सीढ़ी है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। इसलिए पढ़ने से कभी जी ना कतराना, पढ़ने से कभी जी मत चुराना, और लिखने से कभी ये मत करना यार हाथ दर्द होने लगा कैसे लिखूं। बेटा परीक्षा प्रणाली लिखित रूप में है, हमेशा लिखित रूप में ही रहेगी। तो हमें आलस को अपने आसपास नहीं भटकने देना है। शिक्षा, समाज सुधार, तकनीकी विकास, सरकारी कानून आदि के कारण जाति के बंधन अब ढीले हो गए। व्यवसाय के क्षेत्र में जाति का महत्व तो अब बिल्कुल शून्य हो गया है। व्यापार कोई भी कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की आधारभूत बातें संक्षेप में बताइए कि वे कैसा समाज चाहते थे। आइडियल सोसाइटी उन क्या चाहते थे वो बताइए। तो उनके अनुसार आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित हो। उस समाज में गतिशीलता हो, जहां पर कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ भी परिवर्तन किए जा सकते हो, है ना। साथ ही साथ उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए और बहुत सारे अवसर होना चाहिए। उनके विचार निश्चित रूप से क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी हमेशा पॉजिटिविटी को दर्शाता है। क्रांति का अर्थ होता है पॉजिटिव चेंजेस इन सोसाइटी, सकारात्मक परिवर्तन समाज में। ठीक है, फिर है जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से ये पूछा जाता है। तो जाति और श्रम विभाजन में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर उत्तर दीजिए। तो जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर है कि जाति के नियामक विशिष्ट वर्ग के लोग हैं। ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। जाति के नियामक मतलब जाति को बनाने वाले कुछ विशिष्ट वर्ग के लोग हैं जिन्होंने तथाकथित कुछ पढ़ लिया। अब उन्होंने सोचा कि हमने जो पढ़ लिया वो हमें पता चल गया, यदि बाकी लोग पढ़ लेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। तो जाति में ही बांट दो ना कि हम ब्राह्मण हैं, हम ही पढ़ सकते हैं, ये क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय उनके साथ थे, तो हाँ आप ये रहोगे। फिर ऐसा डिवीजन हो गया। जाति वाले व्यक्तियों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ब्राह्मणवादी व्यवस्थापक अपने हितों के अनुरूप जाति और उसका कार्य निर्धारित करते हैं। पेशे को विपरीत परिस्थितियों में भी
नहीं बदलते। यदि कोई व्यक्ति मजबूरी में भी सोचे कि मैं अपना पेशा चेंज कर लूं तो वो उस समय नहीं कर सकता था, भले ही लोग भूखे मर जाएं। अब बात आती है श्रम विभाजन में कोई व्यवस्थापक नहीं होता। यह वस्तु की मांग, तकनीकी विकास या सरकारी फैसलों पर आधारित होता है। इसमें व्यक्ति अपना पेशा बदल सकता है। ठीक है। लोकतंत्र से लेखक का क्या अभिप्राय है? लोकतंत्र मीन्स व्हाट? जनता का शासन, जनता के लिए, मतलब फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड द पीपल। तो लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, यह मूलतः सामाजिक दिनचर्या की एक रीति है जो समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान मतलब लेन देन आपस में, है ना, तो उसका लाभ प्राप्त हो। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। सबसे बड़ी बात कि सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता का धर्म। इंसान को इंसान तो समझे यार। हाँ, इंसान के प्रति अच्छा व्यवहार तो रखे। जिस तरह के व्यवहार की अपेक्षा वो खुद चाहता है उसी तरह का व्यवहार वो दूसरों के साथ भी तो करे। हम चाहते कि हमारा सब रिस्पेक्ट करें, हमसे सब जी हजूरी करें, हमसे सब सलाम करें, तो हमें भी तो सबके सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो है ना, गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। उनका मानना है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का नाम ही लोकतंत्र है, इसमें सभी का सहयोग होना चाहिए। लेखक ने मनुष्य की क्षमता के बारे में क्या बताया? उन्होंने बताया कि क्षमता 3 बातों पर निर्भर है। शारीरिक, वंश परंपरा, बिल्कुल सही है। सामाजिक, उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के अनुरूप माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करता है। और मनुष्य के अपने प्रयत्न, एक होती है एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी, एक होती है अचीव्ड आइडेंटिटी। समझ में आया? एक मतलब जो हमें बाय बर्थ मिलती है, जैसे जाति मिल गई, समाज मिल गई, कद काठी मिल गया, नाम मिल गया, ये हमें बाय बर्थ मिला तो ये एस्क्राइब्ड है। लेकिन दूसरी पहचान होती अचीव्ड, हमने क्या किया जिससे हमारी पहचान हुई। जैसे मैं लाली हूं तो ये मेरी एस्क्राइब्ड है, लाली वर्मा हूं एस्क्राइब्ड है। मेरी कद काठी, रंग रूप, ये है मेरी एस्क्राइब्ड है जो मुझे जन्म से मिली। लेकिन मेरी अचीव्ड क्या है? आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षिका हूं और मुझे अब इसी नाम से जाना जाता है कि लाली मैडम मतलब हिंदी मतलब लाली मैडम। तो ये अचीव्ड आइडेंटिटी है जो मैंने अपने कर्मों से प्राप्त की, जो मां सरस्वती की कृपा और मेहनत से मुझे प्राप्त हुई। तो ये अचीव्ड आइडेंटिटी है। अपनी आइडेंटिटी को अपने द्वारा जरूर निर्मित करना मेरे बच्चों, तो आपकी पहचान हमेशा रहेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि पहचान से मिला काम कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान हमेशा हमेशा रहती है, वो कभी कोई छीन नहीं सकता। ठीक है। लेखक का मानना है, अब मनुष्य के अपने प्रयत्न मतलब अचीव्ड आइडेंटिटी, तो लेखक का मानना है कि असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। वे प्रथम 2 बातों पर असमानता का अनुचित मानते हैं। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। बिल्कुल युक्त है मतलब शामिल है इसमें, है ना। लेखक कहते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा दोषों से युक्त है। इस विषय में लेखक क्या तर्क देते हैं? जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा से नहीं होता, क्योंकि जिसमें बच्चा चाहता है कि मैं यहाँ जन्मूं, बच्चे को पता रहता है कि मैं कहाँ जन्मा, वो तो परमात्मा ही जाने किसके घर में किसका जन्म होगा। तो ये श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा से नहीं होता, मतलब जिस घर में जन्मा उसको वो काम ही करना है, तो उसको क्या पता कि मुझे कहाँ जन्म हो रहा है, तो उसकी इच्छा से नहीं है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान ही नहीं होता। वो क्या चाहता है, उसे क्या अच्छा लगता है, कुछ नहीं ध्यान दिया जाता। जाति के कारण मनुष्य में दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने की उत्पन्न होती है भावना, क्योंकि जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसमें उसकी रुचि नहीं, तो वह टाला मटोल तो करेगा ही ना। ठीक है। जाति प्रथा के कारण श्रम विभाजन होने पर निम्न कार्य समझे जाने वाले कार्यों को करने वाले श्रमिक को भी हिंदू समाज घृणित और त्याज्य समझता है। मतलब जो वास्तव में सेवा में लगे हुए हैं, किसके द्वारा? समाज के द्वारा, तो उनको घृणित समझ रहा है। इंसान को इंसान घृणित समझ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर समता को काल्पनिक वस्तु क्यों मानते हैं? आप अच्छे से देखना बेटा, समता मतलब व्हाट? इक्वालिटी। ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि जन्म, सामाजिक स्तर, प्रयत्नों के कारण भिन्नता और असमानता होती है। पूर्व समता एक काल्पनिक स्थिति है, इसके बावजूद वे सभी मनुष्यों को विकसित होने का समान अवसर देना चाहते हैं। वे सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहते हैं। तो ये था हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित
जाति प्रथा और श्रम विभाजन। आई होप आपने बहुत अच्छे से सुना और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी बच्चों ने ध्यान से सुना है उनको बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, मैं बस इतना चाहूंगी कि आप लाली मैम को अच्छे से सुनो, हर एक बात को अच्छे से समझो। जब आप सुनोगे, समझोगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं कि आपको किसी भी पार्ट में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में कभी कोई डाउट रहेगा ही नहीं। और यदि रहा भी तो मैं हूं ना, मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो। बस बने रहो हमारे साथ नेक्स्ट टॉपर्स। हम देश का भविष्य बनाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश के भविष्य अपने मजबूत कंधों पर इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाए। बाय बाय, धन्यवाद।